जय हिंद दोस्तों। आज हम सब मिलकर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तृतीय आंग्ल मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से लेकर के 1819 तक ये लड़ाई चलती है। ये जो लड़ाई है, जैसे कि मैंने पहले आपको मैं बता चुका हूं, आंग्ल मराठा वॉर फर्स्ट, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में मैंने बता दिया था। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। जैसे ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हारता है मराठा, उसके बाद से ही तृतीय आंग्ल मराठा वॉर की शुरुआत होती है, क्योंकि ये सिर्फ रिवेंज लेना नहीं चाहता था मराठा वॉर अंग्रेजों से मराठा लोग, ताकि कि वो जो उसने इज्जतें अपनी खोई थी, जिसमें जबरदस्ती सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जिस तरह की ट्रीटीज, जिस हिसाब से संधियां उस पर लादी गई थी, अंग्रेजों ने लादा था, उस सबसे उभरने के लिए इसका एक लास्ट कोशिश रही। ये सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन फाइनली हार जाएंगे। तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले कि तृतीय एंग्लो मराठा वॉर क्या है। तो ये क्या है कि ये अंग्रेजों और मराठों के बीच का एक संघर्ष का सीरीज चलता है, जो कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार ये लड़ाई होती है। 2 बार पहले हो चुकी है, मतलब पहले मैं करा चुका, ये तीसरा उसी के अगला वर्जन है। इतना आप समझ लीजिए। अब होता क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1805 में खत्म हो जाता है, लगभग आपका 12 साल रहता है। उसके बीच में क्या करता है, इनकी सबसे बुरी आदत ये होती थी, खास बाद के मराठों में, कि जब भी उसको वक्त मिलता था या फिर जब भी अंग्रेजों का उस पर कंट्रोल खत्म होता था, वो ये सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय ये आपस में ही लड़ता था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मराठा, क्योंकि मराठा बाद में टूट करके अलग अलग इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र राज्यों में टूट गया, जैसे पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, उसके बाद भोंसले, ये सब अलग अलग रूलर बन जाता है और सबको मिलाकर को मराठा कहा जाता है। ये सब के सब बाद में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब देखते हैं आगे। ये सत्ता प्राप्त करने का आखिरी प्रयास था, है ना। ये बिल्कुल एकदम, ये जितने भी लोग थे, इन लोगों ने कोशिश करा, जितने मराठा के लोग, कि भाई ये हमारा आखिरी कोशिश है, सब मिलकर लड़ेंगे। इसके कारण ए था। इसके बाद ये शुरुआत हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। अब अगला कारण इसका ये समझते हैं, कारण में आता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जैसे ही भारत का गवर्नर जनरल बनता है, उस टाइम पे उसे कुछ समस्याएं दिखती है। वो उसके हिसाब से समस्याएं थी, लेकिन मराठा वॉर की तरफ से तो उसका एक रिवेंज था और उसका खुद अपना एक जो सत्ता जो उसने खोई थी उसे पाने की कोशिशें थी। इस बात को याद रखना आपको। जब वो वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जब बनते हैं, उस टाइम पर एक प्रॉब्लम उसे ये दिखाई देती है, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। ये पिंडारी कौन थे, जरा ये समझिए। जैसे कि हमारे देश में जैसे कि सीबीआई इंटरनल प्रॉब्लम्स को इंडिया को देखते, वो स्पेशल किस्म के जब केस होते हैं उसमें जाते हैं, लेकिन आजकल सीबीआई तो कहीं पर भी कभी भी घुस जाती है, खैर अलग बात है। उसी हिसाब से इंडिया को बचाने का बाहर का काम कुछ स्पेशल फोर्स करता है, जिसका नाम रॉ कहा जाता है। उसी हिसाब से मराठाओं के टाइम पर ये जो पिंडारीज थे, बहुत ही कोई खास किस्म के, जब मराठाओं को जब जरूरत पड़ती थी कहीं स्पेशल किस्म की लड़ाई के लिए, तब इन पिंडारियों का इस्तेमाल करते थे। उनके आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट भाग हुआ करता था। जैसे ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जैसे ही मराठों ने हारा, तो ये पिंडारी बेरोजगार हो गए। उनके पास ज्यादा कोई काम था नहीं, तो काम नहीं था। और सबसे बड़ी एक वजह यह थी कि मराठा वाला जो इलाका हुआ करता था वो बिल्कुल क्या था, बंजर हुआ करता था, खेती उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। ये पिंडारियां खेती तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां बिल्कुल बंजर जमीन हुआ करती थी। यही पिंडारियां जो है अंग्रेज प्लस व्यापारी जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स का आर्मी का जो ब्रिटिश आर्मी होते थे, उन सबको लूटना शुरू करते थे। तो यही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इन सब के खिलाफ एक मिशन या अभियान चलाया, जिसके हिसाब से पिंडारियों का दमन किया गया। अब जब करेगा दमन, तो मराठा सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जैसे मैंने बताया कि किस हिसाब से यह मराठों के लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा था। जब इनके खिलाफ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने जब मिशन चलाया, तो ये इनडायरेक्टली ये मराठाओं के लिए ओपन चैलेंज था। सिंधिया, होलकर, भोसले, ये गायकवाड़, ये सब में सबके लिए काम करते थे। उन सबको ओपनली चैलेंजेस हो गए। जब मैं मराठा में बोलूं तो ये सब शामिल होंगे, इस बात को चारों लोग याद रखना आपने। आगे देखते हैं। मराठा को खुला चुनौती मिल गया, ओपन चैलेंजेस टू मराठा। जब करेगा क्या करेगा, फिर उसे उसको डिफेंस करने की कोशिश करेगा, उसे लड़ने की कोशिश करेगा। तो इन सबको बचाने के लिए मराठा, मतलब कि पिंडारियों को बचाने के लिए, और यही सारे मराठा क्या किए, अंग्रेजों से इनडायरेक्टली क्या हो गए, मुठभेड़ हो गए। इनडायरेक्टली, अभी लड़ा नहीं है, लड़ना बाकी है।
इसमें होता क्या है, अंग्रेज, पेशवा, सिंधिया और होलकर, इन लोगों ने क्या किया कि उसके खिलाफ जाने की कोशिश करी, तो लॉर्ड वारन हेस्टी बिना लड़ाई के जबरदस्ती उन लोगों पर ट्रीटी या फिर संधि थोपने की कोशिश करी। ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था, इस बात को आपने याद रखना है। जब इस पे करने की कोशिश करी तो फिर इन लोगों को अक्ल आई, मराठा वो लोग खून इंटरनली जगा कि यार ये काम करो, ये जो अंग्रेज जो है हम पर जबरदस्ती बिना लड़ाई के ट्रीटी जो संधि है वो हम लोगों पे थोपना चाहता था, ये काम करो, हम सब मिल करके फिर एक बार शिवाजी का नाम लेकर के कोशिश करेंगे और अंग्रेजों को हराएंगे। ये सब आपस में सोचते हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि जो अपना जो इंटरनल जो गुप्तचर हुआ करते थे, उन लोगों का इंटरनली जो मीडिएटर्स हुआ करता था, उन लोग आपस में मिला, एक दूसरे को आइडिया एक्सचेंज किए। जितने भी मराठों के सरदार लोग थे, सबने डिसाइड किया कि भैया अब हम लोग युद्ध करने का फैसला किया। आप सोचिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, सब मिल करके लड़ेंगे। बट देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम वॉज जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम था वो किस हिसाब से, जरा मैं मैप के अकॉर्डिंग समझाता हूं। जैसे यहां पर पेशवा थे और यहां पर भोसले, होलकर, सिंधिया और यहां पे गायकवाड़ थे, तो एक डायरेक्टली ऐसे कह सकते कि ऐसे करके ही सिर्फ मराठा क्या हुआ था, बचा हुआ था। लेकिन ये जितने भी स्टेट इस साइड है और इंडिया के मैप का इस साइड होगा, तो वो सब के सब किसका, अंग्रेजों के हाथ में था। इस बात को आपने याद रखना है। और सब मिल करके एक साथ नहीं लड़ सकता था, क्योंकि जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो यो यहां पर है, गायकवाड़ यहां पर है, पेशवा यहां पर है और भोसले यहां पर है, तो ये सब इकट्ठा मिल करके लड़ना मुश्किल था। इस लोगों ने अलग अलग अपने स्तर पर कोशिशें करी और अंग्रेजों का मुकाबला किया। पहला अगर हम लोग देखें तो इस फैसला जैसे किया अंग्रेज और मराठों के बीच में, तो अंग्रेज में क्या होता है कि अंग्रेज और पेशवा सबसे पहले लड़ाई करती एक जगह जिसका नाम किड़की है, 1817 में करती है। अंग्रेज जीत जाते हैं, पेशवा हार जाते हैं। पेशवा में बाजीराव सेकंड, आपने याद रखना है इस बात को। फिर रिजल्ट क्या होता है कि पूना की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पूना, ये कब होती है, 1817 में होती है। पहला सवाल तो आपसे यहां बन जाता है। उसके बाद यहां पर क्या होता है कि याद रखना है आपने कि जितने भी यहां लड़ने वाले हैं अंग्रेज, इसमें सिर्फ विलय अगर किसी को करता है, डायरेक्टली अंग्रेज अपने राज्य में अगर किसी को मिलाता है तो सिर्फ पूना को अपने में मिलाता है, पेशवा को अपने में कर लेता है, पूना पे पूरा अपने अधिकार कर लेता है, बाकी सबको अधिकार नहीं करता है बल्कि अधिकार करने का वो हक देता है। अपने याद रखना है। आगे देखते हैं। फिर अंग्रेज जो है, फिर ब्रिटिश भोसले जो है वो फिर आपस में लड़ाई करते हैं। सीताबर्डी एक जगह का नाम है, उसमें जीतते, और यहां पर भी अंग्रेज क्या करते हैं, जीत जाते हैं और भोसले साहब क्या होते हैं, हार जाते हैं। भोसले जो है ये वाला हिस्सा जो मध्य प्रदेश का आपको देख ले, छत्तीसगढ़ थोड़ा भाग आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब जगह का, छत्तीसगढ़ वो सब जगह था। फिर बाद में आता है अंग्रेज और सिंधिया फिर आपस में लड़ते हैं। सिंधिया खास करके अभी का जो है मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को थोड़ा बहुत पार्ट आता है, यहां था, ये भी हार जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्वालियर की संधि होती है, वो 1817 में ही होती है, और इसके तहत आगे अब मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं फाइनली बता दूंगा। फिर अंग्रेज और होलकर फिर आपस में लड़ते हैं, ये महिदपुर में लड़ते हैं। महिदपुर में 1818 में लड़ते हैं, और फिर इनका रिजल्ट परिणाम अगर देख लेते हैं हम लोग, यहां पे मंदसौर की संधि होती, ट्रीटी ऑफ मंदसौर की होती 1818 में। सिर्फ पूना को छोड़कर, पूना को अंग्रेज विलय कर लिया जैसे मैंने बताया, इन सबको क्या करता है, अपने निरीक्षण में रख लेता है, अपने कंट्रोल में रख लेता है, सबकी जो मिलिट्री में कटौती करता है, कुल मिलाकर के इन सब में भी डोमिनेंस कर लेता है और इन सबको अपने प्रोटेक्शन में रख लेता है। सिर्फ नाम का रहता है, उसके बाद काम का सारा अंग्रेज करता है। यह एक मराठाओं की आखिरी कोशिश थी जो मैंने बताया। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआत में और 18वीं शताब्दी के एंड में, समाप्ति के दौर पर ऐसा हुआ था जिस हिसाब से मुगलों के अवशेषों पर, मुगलों को रिमेन्स पर, मुगलों की जगह पर जितने भी राज्यों ने हुकूमत करी मुगलों की जगह पर, लेकिन एक दौर ऐसा हुआ कि उन्हीं को हटा करके अंग्रेजों ने जितने भी मुगलों की जगह पर बने थे, जितने भी राज्य, उन सबको अंग्रेजों ने हरा करके भारत में एक सुप्रीम पावर की एस्टैब्लिशमेंट करती, एक सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति होती है वो सामने उभर कर आता है।
तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि किस हिसाब से तृतीय एंग्लो मराठा वॉर का क्या कारण था, कैसे कैसे हुआ और यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।